हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि इस चैनल का जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही किया जाएगा। स्टडी मटेरियल में आपको सभी सब्जेक्ट्स का चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। इसलिए आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलिए इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें हम आपको कक्षा 10 का विज्ञान, जो विज्ञान का एक भाग है जीव विज्ञान बायोलॉजी, उसका चौथा पाठ अनुवांशिकता एवं जैव विकास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। इसमें हम आपके साथ 26 से लेकर 50 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं और यह वीडियो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है। और अगर आपने इसका 1 से लेकर 25 तक के पार्ट वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं। इस वीडियो के अनुसार हमारा पहला क्वेश्चन है कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। हमने उस वीडियो में आपको बताया था कि जो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं वह लिंग गुणसूत्र XX होता है। तो पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं AXX, BXY, C दोनों या D इनमें से कोई नहीं। तो XX तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि XX लिंग गुणसूत्र यह महिलाओं में अर्थात स्त्रियों में होता है, और जो XY गुणसूत्र होता है यह पुरुषों में होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। XY गुणसूत्र जो होता है वह लिंग गुणसूत्र पुरुषों में पाया जाता है। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास के सिद्धांत की परिकल्पना किसने द्वारा की गई थी? जो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत की परिकल्पना किनके द्वारा की गई थी? A डार्विन के द्वारा, B मेंडल के द्वारा, C जेम्स वाटसन के द्वारा या D फ्रांसिस क्रिक के द्वारा। तो प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत की परिकल्पना डार्विन के द्वारा की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन। डार्विन नामक वैज्ञानिक ने ही इस सिद्धांत की परिकल्पना की थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन। मनुष्य क्या वैज्ञानिक नाम है? जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्यों का वैज्ञानिक नाम क्या है? ए होमो एरेक्टस, बी होमो हेबिलस, सी होमो सेपियंस या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है वह होमो सेपियंस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस एक प्रकार का मनुष्य का ही वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, होमो सेपियंस। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? जो मानव थे उनका उद्भव कहाँ हुआ था? ए अफ्रीका में, ए अमेरिका में, बी अफ्रीका में, सी इंडोनेशिया में या डी ऑस्ट्रेलिया में। तो जो मानव का उद्भव हुआ था वह सर्वप्रथम अफ्रीका में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? तो मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अफ्रीका में। ना कि अमेरिका में हुआ था, ना ही इंडोनेशिया में और ना ही ऑस्ट्रेलिया में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण हैं? जो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख होते हैं वे किस प्रकार के अंग के उदाहरण होते हैं? ए समरूप, बी समजातीय अंग या सी संवरित अंग या डी जीवाश्म अंग। तो जो चमगादड़ एवं पक्षी के पंख होते हैं वे एक प्रकार के समरूप अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समरूप अंग। वे समरूप अंग के उदाहरण हैं। चमगादड़ एवं पक्षी का जो पंख होता है वह एक प्रकार का समरूप अंग का उदाहरण है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समरूप अंग। प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत की परिकल्पना तो डार्विन ने की थी, जो हमने आपको 27 नंबर क्वेश्चन में बता दिया। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जैव विकास, इस सिद्धांत के जनक कौन थे, अर्थात किन व्यक्ति ने इस सिद्धांत को उत्पन्न किया था? ए लैमार्क ने, बी चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, सी चार्ल्स मूर ने या डी अफ्रेड मार्क ने। तो इस सिद्धांत का जनक भी डार्विन ही था और इस सिद्धांत का जो परिकल्पना की गई थी वह भी डार्विन के द्वारा ही की गई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। इस डार्विन का पूरा नाम ही था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। ये एक प्रकार के वैज्ञानिक थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्योंकि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति किसी सिद्धांत का परिकल्पना करेगा तो जनक भी वही कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन
दोनों के दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? जो वंशागत नियमों का प्रतिपादन है वह किनके द्वारा किया गया था? ए चार्ल्स डार्विन के द्वारा, बी रॉबर्ट हुक के द्वारा, सी जेसी बोस के द्वारा, या डी ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा। तो जो वंशागत नियम था उस नियम का प्रतिपादन ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मंडल। ग्रेगर जॉन मंडल ने ही वंशागत नियमों का प्रतिपादन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें कौन सही है? ये चार आपको नाम दिया गया और पूछा जा रहा है कि इन चारों नाम में से कौन सही है। ए डी ऑक्सीरिबो न्यूक्ली एटोनिन, बी डी ऑक्सीरिबो न्यूक्ली एसिड, या सी में दिया गया है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एनीमिया, और डी में दिया गया है डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एक्टिविटी। तो ना ही यूटनिन होता है, ना ही एनीमिया और ना ही एक्टिविटी। यह एक प्रकार का एसिड होता है, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो सही होगा वह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी ऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड। कान के निचले हिस्से को कहते हैं, जो कान का निचला हिस्सा होता है उसको क्या कहते हैं? ए कनपाली, बी कर्णरक्षक, सी कर्णपोशी, या डी कर्णधार। तो जो हमारे कान का निचला हिस्सा होता है उस निचले हिस्से को कनपाली कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कनपाली। कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो कान के निचले हिस्से को कनपाली कहते हैं। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? जो जैव विकास नामक बात है इस कथन को सर्वप्रथम किसने समझाया था? ए लामार्क ने, बी डार्विन ने, सी अरस्तु ने, या डी वाइसमान ने। तो जो जैव विकास है इसका सर्वप्रथम समझाया गया था वह लामार्क के द्वारा समझाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लामार्क वैज्ञानिक के द्वारा जैव विकास की बात को सर्वप्रथम समझाया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लामार्क। विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती हैं? जो विभिन्नताएं होती हैं वे कितने प्रकार की होती हैं? ए 3 प्रकार की, बी 2 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, या डी 8 प्रकार की। तो विभिन्नताएं जो होती हैं वह 2 प्रकार की होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 प्रकार की। किसी जीव की संरचना, किसी जीव की जीन संरचना उसी जीव का कहलाता है। अगर किसी जीव की जीन संरचना होगी तो वह उसी जीव का क्या कहलाएगी? ए जीन प्ररूप, या बी जीनोटाइप, या सी एवं बी दोनों, या डी जेनेटिक्स। तो जो किसी जीव की जीन संरचना होती है वह उस जीव की जीन प्ररूप भी कहलाती है और जीनोटाइप भी कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। जीन प्ररूप और जीनोटाइप ये भी किसी जीव की जीन संरचना कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कहलाता है। जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं? ए जीन प्ररूप, बी जीनोटाइप, सी लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, या डी जेनेटिक्स। तो जो स्पष्ट रूप से आनुवांशिक लक्षण दिखाई देते हैं वे लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप। क्योंकि क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें पूछा जा रहा है कि जीन प्ररूप तथा वातावरणीय दशाओं द्वारा निर्धारित वैसे आनुवांशिक लक्षण जो विशेषक या विशेषक जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप। ग्रेगर जॉन मंडल व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ग्रेगर जॉन मंडल जो एक प्रकार के वैज्ञानिक थे तो वे व्यक्तिगत जीवन में अर्थात उनका जो व्यक्तिगत जीवन था वे व्यक्तिगत जीवन में क्या थे? ए नाविक थे, बी व्यापारी थे, सी पादरी थे, या डी कृषक थे। तो ग्रेगर जॉन मंडल व्यक्तिगत जीवन में एक पादरी थे। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पादरी। मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया जाए? जो जनक पीढ़ी होता है उस जनक पीढ़ी को मेंडल ने किस लेटर के द्वारा सूचित किया गया है? ए पी से, बी टी से, सी एफ से, या डी एस से। तो जो मेंडल थे उन्होंने जनक पीढ़ी को पी लेटर से सूचित किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी से। पी का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मतलब पैदा करना। तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी से।
किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? ए जीन विकास, बी जीन कोष, सी भ्रूण विकास या डी भ्रूण कोष। तो किसी भी प्रजाति विशेषक के एक समष्टि या आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो यहाँ भ्रूण तो होगा ही नहीं, क्योंकि जीन पूछा जा रहा है समस्त जीन के बारे में, तो जीन विकास या जीन कोष ही होगा। तो समस्त जीन या आबादी वह कहलाता है जीन कोष। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन कोष। किसी भी प्रजाति विशेषक की एक समष्टि आबादी में स्थित समस्त जीन उस आबादी का क्या कहलाता है? तो वह उस आबादी का जीन कोष कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन कोष। जाति उद्भव उन जीवों में होता है जिसमें, जो जाति उद्भव होता है वह किस प्रकार के जीवों में होता है? उसमें लैंगिक जनन होता है, बी अलैंगिक जनन होता है, सी स्वपरागण होता है या डी इनमें सभी होता है। तो जो जाति उद्भव होता है वह उन जीवों में होता है जिनमें लैंगिक जनन होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंगिक जिन जीवों में लैंगिक जनन होता है उन्हीं जीवों में जाति उद्भव होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंगिक जनन होता है। डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है। जो डीएनए होता है उस अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा किसी भी जीव के पूर्वजों की खोज कहलाता है, कि उसके पूर्वज को खोज लिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है? ए आणविक व्युत्क्रमण, बी आणविक जातिवृत्त, सी आणविक विलोपन या डी आणविक संकलन। तो डीएनए अनुक्रम के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा किसी जीवों के पूर्वजों की खोज आणविक जातिवृत्त कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त, क्योंकि वह उसके ऊपर के जाति को खोज लेता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आणविक जातिवृत्त। अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। जो अनुवांशिकी होता है उसके पिता किसको कहा जाता है? ए मंडल को, बी डार्विन को, सी अरस्तु को या डी हेल्डेन को। तो जो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है वह मंडल को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मंडल को। मंडल को ही अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? यह किसका मत था कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ए डार्विन के द्वारा, बी मेंडल के द्वारा, सी हेल्डेन के द्वारा या डी अरस्तु के द्वारा। तो किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो यह मेंडल के मतानुसार था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल के द्वारा। मेंडल के मतानुसार ही जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेंडल के द्वारा। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? जो डीएनए होते हैं उनमें नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो वे नाइट्रोजन क्षारक कितने प्रकार के होते हैं? ए 2 प्रकार के, बी 3 प्रकार के, सी 4 प्रकार के या डी 5 प्रकार के। तो जो डीएनए होते हैं उनमें कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो उनमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के। डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार के। पक्षी तथा तितली के पंख हैं। जो पक्षी होता है अथवा तितली, तो तितली के जो पंख है वे किस प्रकार के अंग हैं? ए समजात अंग, बी असमजात अंग, सी अवशेषी अंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी तथा तितली के जो पंख हैं वह एक प्रकार के असमजात अंग है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमजात अंग। पक्षी तथा तितली के पंख असमजात अंग होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असमजात अंग। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। अगर किसी भी जीव की जो जीनी संरचना होता है वह क्या कहलाता है? लक्षण प्ररूप या फेनोटाइप, जीन प्ररूप या जीपोटाइप, सी अनुवांशिकी या डी विभिन्नता। तो यहाँ जीनी संरचना की बात की जा रही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन प्ररूप या जीपोटाइप। किसी भी जीव की जीनी संरचना जीन प्ररूप या जीपोटाइप कहलाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीन प्ररूप या जीपोटाइप। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वह क्या कहलाता है? ए जीवाश्म विज्ञान, बी भ्रूण विज्ञान, सी जीव विज्ञान या डी आनुवांशिकी विज्ञान। तो वह सब जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवांशिकता का अध्ययन किया जाता है वह अनुवांशिकी कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुवांशिकी। यह एक प्रकार का परिभाषा है कि अनुवांशिकी किसी कहते हैं, अनुवांशिकी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्नता तथा आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है वह अनुवांशिकी कहलाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आनुवंशिकी।
अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी है। ये क्वेश्चन लगता है फर्स्ट पार्ट वाले वीडियो में भी था कि जो अफ्रीकी मानव है उसका सबसे निकट संबंधी क्या है। ए चिंपैंजी, बी गोरिल्ला, सी बंदर और डी गिलहरी। ये ऑप्शन में थोड़ा गड़बड़ी है, यहाँ डी होना चाहिए था और यहाँ सी होना चाहिए था, लेकिन कोई नहीं। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, तो अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंपैंजी। अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है, तो इसका सबसे निकट संबंधी चिंपैंजी होता है। तो इस प्रकार आपका इस चैप्टर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया गया, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। और अगर आप इन क्वेश्चंस को सिर्फ अच्छे से समझे हुए रहिएगा और अगर ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो आप 100% इन क्वेश्चन के सही आंसर को टिक करके आइएगा। और अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों के बीच इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात को हम तक पहुँचा सकते हैं। और आप हमारे वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर करें, इससे हमारा मोटिवेशन बना हुआ रहता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Fearless.